स्वागत है छात्रों आपका फिर से ऑनलाइन कक्षाओं की श्रृंखला में। हम चलते हैं अपने पुराने शीर्षक मानव अधिकार एवं कर्तव्य मौलिक तत्व पर। चौथी कड़ी के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे न्याय, मानववाद और हिंसा का। न्याय पर आते हुए हम ये देखते हैं कि विश्व के सभी दर्शनों में न्याय को महत्व दिया गया है। न्याय केवल राजनीति, मानवाधिकार, विधि शास्त्र का ही विषय नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानव जीवन और नैतिक चिंतन का आधार है। हम ये समझना चाहते हैं कि जो वस्तु वास्तव में कानून, अधिकारों, स्वतंत्रता, बंधुत्व या सहयोग तथा समानता के मूल भावों को परस्पर जोड़ती है वह न्याय है। प्रत्येक व्यवस्थित समाज में इन आदर्शों का अपना मूल्य होता है और उन्हें एकीकृत करने के लिए कोई भाव होना चाहिए और वह भाव न्याय ही है। संत ऑगस्टाइन ने भी कहा था कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता है वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। सेट जस्टिस असाइड देन एंड व्हाट आर किंगडम्स बट फेयर थीविश परचेजेस। मानवाधिकार एवं मानव कर्तव्य के क्षेत्र में न्याय की भावना का इस तथ्य की दृष्टि से अपना विशेष महत्व है कि राज्य तथा शासन के साध्यों से इसे सदा ऊंचा दर्जा दिया गया है। न्याय से हमारा अभिप्राय किसी समाज द्वारा स्वीकृत नियमों को उस समाज के सदस्यों द्वारा पालन कराना है। न्यायाधीश का प्रथम कर्तव्य सामाजिक परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार नागरिकों के आपसी झगड़ों का हल करना था। प्रारंभ में कानून और परंपराओं का स्रोत धर्म था। धर्म ही समाज के लिए नैतिक नियमों के पालन में समाज जनमत के प्रभाव का उपयोग करता था। किंतु जिन नैतिक नियमों को कानून का रूप दिया गया उनका पालन राज्य बल प्रयोग द्वारा करा सकता था। कानून के उल्लंघन करने वाले को राज्य दंड दे सकता था। इस प्रकार न्याय के दो रूप हो गए, नैतिक और वैधानिक। अब हम नैतिक न्याय की चर्चा करें तो नैतिक न्याय का आधार मानव मूल्य होते हैं, अर्थात नैतिकता के आधार पर व्यक्ति को अन्य के साथ समानता एवं बंधुत्व का आचरण करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसके करने के लिए नैतिक आधार पर अव्यावहारिक माना जाता हो। नैतिक न्याय ही वह साधन है जिसके माध्यम से समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाई रखी जा सकती है। नैतिक न्याय का महत्व मानव अधिकारों के संरक्षण क्षेत्र में और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि कई ऐसे कार्य होते हैं जो कि अवैधानिक नहीं होते हैं, परंतु वह समाज के अन्य वर्ग पर व्यक्तियों के अधिकारों का हनन करते हैं। इस प्रकार के कार्यों को नैतिकता के आधार पर ही रोका जा सकता है। वैधानिक न्याय। वैधानिक न्याय से तात्पर्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विधियों के अंतर्गत विश्व के सभी मनुष्य को समान पाया जाता है। मानव को मानव होने के कारण उसके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है जो कि किसी के द्वारा प्राप्त अधिकारों को कम करता हो। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को समानता एवं स्वतंत्रता सुनिश्चित कराने में वैधानिक न्याय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मरियम के अनुसार न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का योग है जिसमें सभी को वह दिया जाता है जिसे समाज सामान्य रूप से उचित समझता है। अब हम आते हैं मानववाद, ह्यूमनिज्म पर।
व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के लिए एवं व्यक्ति के उदार से संबंधित समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय के मूल्य सभ्य समाज में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विकास से जुड़ गए हैं। मानववाद का अभिप्राय उस विचारधारा से है जिसमें मानव अर्थात समाज की मुख्य इकाई व्यक्ति की सत्ता में आस्था रखना और मानव के कल्याण का साधन मानना। इस प्रकार मानव कल्याण प्रमुख लक्षण एवं लक्ष्य है। यह मनुष्य के सर्वांगीण विकास की विचारधारा है। इस विचारधारा में मानव सर्वप्रथम है। आधुनिक स्वरूप में मानववाद का राजनीतिक स्तर पर ऐसे साधन एवं व्यवस्था प्रस्तुत करता है जिससे व्यक्ति की मानव के रूप में प्रतिष्ठा बनी रहे। इसमें समाज के समग्र विकास के साथ मानव गरिमा को महत्व प्रदान किया गया है। जहाँ पर उदारवादियों ने मानववाद के विभिन्न स्वरूप प्रकट किए, परंतु उनके मूल में मानव की स्वतंत्रता, मानव मूल्यों के सृजन और मानवीय दृष्टिकोण की प्रवृत्ति तक स्थायी रही, वहीं पर मार्क्सवाद बने मानववाद के मूल में मानव की समानता पर बल दिया गया और वर्ग चेतना के रूप में समाज में से वर्ग संघर्ष का संग्रह मानकर शोषण और अन्याय के प्रतिकार की व्यवस्था की गई। यही नहीं, जीवन के अधिकार एवं मानववाद को भारतीय चिंतन में सर्वोपरि महत्व दिया गया है। भारतीय चिंतन में मानववाद में न्याय, सत्य, ईश्वर और धर्म को माना गया है, जिसमें स्वधर्म के पालन से अधिकारों का रक्षण किया गया है। अब हम आते हैं हिंसा पर। कि हिंसा से अभिप्राय किसी व्यक्ति या जीव द्वारा अन्य किसी व्यक्ति या जीवन को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना है। हिंसा का प्रमुख तथा शारीरिक शक्ति का हिंसा के अंतर्गत हिंसक द्वारा जानबूझकर किसी व्यक्ति को या संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। हिंसा को परिभाषित करते हुए शब्दकोश में कहा गया है, किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए शारीरिक शक्ति का प्रयोग हिंसा कहलाती है। नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य आध्यात्मिक या अआध्यात्मिक दोनों ही हो सकते हैं। हिंसा को परिभाषित करते हुए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस में लिखा गया है कि हिंसा के अंतर्गत व्यक्ति या समूह द्वारा अपने हित में शारीरिक शक्ति का अवैधानिक रूप से प्रयोग करना ऐसे शुद्ध शारीरिक अवधारणाओं से बल एवं शक्ति से अलग माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव की मानवीय प्रकृति एवं आध्यात्मिक आचरण निहित होता है। मार्टिन लूथर किंग के अनुसार हिंसा अव्यावहारिक है, क्योंकि आँख के लिए आँख लेने का दर्शन प्रत्येक को अंधा बना देता है। यह विधि दोषपूर्ण एवं अनैतिक है। राष्ट्रीय जीवन में वर्ग संघर्ष, राजनीतिक द्वंद्व, सांप्रदायिक तनाव हिंसा है, वही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संचालन, सीमा संघर्ष, शक्ति संयम, पारस्परिक घृणा एवं तोड़फोड़ की प्रतियोगिता की हिंसा है, जिससे सीधी हानि व्यक्ति को होती है। इस प्रकार से हम आज मानव अधिकार एवं कर्तव्य के मौलिक तत्वों पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं और अगले अपने लेक्चर में आगे की जो बिंदु हैं उन पर प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद।